शुरुआत करते हैं सीधे टॉप लाइन से। कंपनी के रेवेन्यू में 16% का जबरदस्त उछाल आया है। ये आंकड़ा अब 6080 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कमाल की तेजी है ना। ये फास्ट और एनर्जेटिक शुरुआत हमें साफ दिखाती है कि बाजार में रॉयल एनफील्ड के प्रीमियम मोटरसाइकिल्स की मांग आज भी कितनी मजबूत है। सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, मुनाफे का आंकड़ा भी बेहद शानदार रहा है। लगभग 11.6% की बढ़ोतरी के साथ एशर मोटर्स ने 1520 करोड़ रुपए का सॉलिड नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। और हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए एक और अच्छी खबर है। कंपनी ने 82 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है। ये एक बेहद ठोस फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है। अब इन फाइनेंशियल नंबर्स को थोड़ा ज़मीनी हकीकत से जोड़ते हैं। रॉयल एनफील्ड ने अपनी बिक्री में एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ध्यान दीजिएगा, पहली बार इन्होंने 12 लाख मोटरसाइकिल्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो चलिए सबसे पहले इन रिकॉर्ड Q4 नंबर्स और इनके टारगेट प्राइसेस का एक क्विक स्नैपशॉट लेते हैं। जाहिर है, इन मजबूत नतीजों ने मार्केट एक्सपर्ट्स का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। एक्सिस डायरेक्ट को ही ले लीजिए। उन्होंने आयशर मोटर्स के लिए 8060 रुपए का एकदम बुलिश टारगेट प्राइस सेट किया है। उनका ये आउटलुक कंपनी के प्रीमियम एक्सपेंशन को लेकर काफी पॉजिटिव नजर आता है। लेकिन देखिए, बाजार में सबकी राय हमेशा एक जैसी नहीं होती। एक तरफ एक्सिस डायरेक्ट 8060 और पीएल कैपिटल 7760 रुपए के ऊंचे टारगेट्स दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनिवेस्ट का बेस कंसेंसस 6000 रुपए पर है। इसका मतलब है कि हाई एक्सपेक्टेशंस और एक बैलेंस्ड अप्रोच के बीच मार्केट की उम्मीदें थोड़ी बटी हुई हैं। तो इस वैल्यूएशन का सच आखिर है क्या? देखिए, शेयर की उचित आंतरिक कीमत यानी फेयर इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 6593 रुपए आंकी गई है। लेकिन करंट मार्केट प्राइस चल रहा है करीब 6982 के आसपास। सीधा सा मतलब ये है कि स्टॉक अभी थोड़ी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, जिसे मार्केट की ऊंची उम्मीदें ही ड्राइव कर रही हैं। अब मोटरसाइकिल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं VECV और इनकी ग्लोबल ट्रैक्शन की। VECV जॉइंट वेंचर का परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने अपना अब तक का सबसे बेहतरीन सालाना रिकॉर्ड बनाया है। 1,03,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचे और प्रॉफिट 1471 करोड़ रुपए। लिटरली ये कंपनी के लिए कमाई का एक शानदार दूसरा इंजन बन गया है। और इस इंजन को और पावर देने के लिए व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए वॉल्वो ग्रुप के साथ एक नया 50-50 जॉइंट वेंचर भी शुरू किया गया है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये ट्रैक्शन सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं है। ब्राजील भारत के बाद इनका सबसे बड़ा इंटरनेशनल मार्केट बनकर उभरा है। वहां 71% की मैसिव ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है गोरिल्ला 450 और हिमालयन 450 मॉडल्स के जबरदस्त क्रेज को। लेकिन जहां रफ्तार है वहां थोड़ी रुकावट यानी फ्रिक्शन भी होती है। आइए देखते हैं इनके रेड फ्लैग्स और मार्जिन कंप्रेशन को। अगर हम फाइनेंशियल हेल्थ चेक करें तो ग्रीन फ्लैग्स तो बहुत सॉलिड हैं, जैसे ऑलमोस्ट जीरो डेट वाली मजबूत बैलेंस शीट और 3,300 करोड़ का बेहतरीन फ्री कैश फ्लो। लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी टेंशन है 15 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन कंप्रेशन, जो घटकर अब 23.6% रह गया है। साथ ही इन्वेंट्री का बढ़ना और R&D एसेट्स के कैपिटलाइजेशन में हो रही बढ़ोतरी थोड़ा कंसर्न जरूर पैदा करती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि मार्जिन में ये गिरावट आखिर क्यों आई? दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे जियोपॉलिटिकल संकट ने इनकी सप्लाई चेन को काफी हिट किया। हालत ये थी कि करीब 10 दिनों तक प्रोडक्शन भी रोकना पड़ा था। ऊपर से कमोडिटी इन्फ्लेशन की वजह से इनपुट कॉस्ट्स 3 से 3.5% बढ़ गए। हालांकि इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आयशर ने स्मार्टली 1.75% का एक स्ट्रेटेजिक प्राइस हाइक जरूर किया है। तो इन सब चैलेंजेस के बाद आगे का रास्ता क्या है? चलिए FY27 के कैपेक्स और EV स्ट्रैटेजी को समझते हैं। आयशर आगे के लिए काफी अग्रेसिव प्लान कर रहा है। FY27 के लिए उन्होंने 2200 करोड़ रुपए का मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया है। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिसका मुख्य हिस्सा नई कैपेसिटी के निर्माण और नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में लगाया जाएगा। अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन का रोडमैप देखें तो अभी इनकी कैपेसिटी 1.4 मिलियन यूनिट्स है। जुलाई 2026 तक इसे डीबॉटलनेकिंग के जरिए 1.6 मिलियन किया जाएगा।
और उसके बाद Q2 FY28 तक 958 करोड़ के चैयार ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के साथ कंपनी का प्लान सीधा 20 लाख यानी 2 मिलियन यूनिट्स तक पहुंचने का है। कैपेसिटी के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रही है। इनकी फ्लाइंग फ्ली ईवी स्ट्रैटेजी काफ़ी यूनिक है। ये शुरू में ही तुरंत बड़े वॉल्यूम्स के पीछे नहीं भाग रहे। पहले स्टेप में रेड डॉट अवार्ड विजेता फ्लाइंग फ्ली C6 प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा। फिर एक बहुत ही केयरफुली प्लान्ड शहर दर शहर रोल आउट होगा। बेसिकली इनका फोकस एक डिफरेंशिएटेड सिटी प्लस प्रीमियम इलेक्ट्रिक कैटेगरी क्रिएट करने पर है। तो इस पूरे एनालिसिस का बॉटम लाइन क्या है? एक तरफ शानदार रेवेन्यू और मजबूत एक्सपेंशन प्लान्स हैं, तो दूसरी तरफ मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर भी है। जाते जाते ये सोचने वाली बात है, एक ऐसे वक्त में जब इनपुट कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं और वैल्यूएशन अपने पीक पर हैं, क्या रॉयल एनफील्ड की ये अग्रेसिव प्रीमियमीकरण की रणनीति उनके इस भारी भरकम इंजन को पूरी रफ्तार से दौड़ाए रखने के लिए काफ़ी होगी? इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा।